हेलो हेलो ऑफलाइन कब खुलेगा? बहुत बाद। हाँ, नेक्स्ट ईयर। हेलो, अगस्त में। अगस्त में? हाँ, यहाँ 6 जुलाई से खुल रहा है बिहार में। हाँ, बिहार में खुल रहा हाँ। है। अगस्त में start किया। कुछ भी लिखने की आ जाती है तो कुछ भी लिख सकते हो राजशेखर। हद हो यार, पढ़ना चाहते हो या पॉलिटिक्स करना चाहते हो? 60% स्टूडेंट्स नहीं, आपको 2 स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। सुने राजशेखर, अब आपको आवाज आ रही होगी क्या? एवरीथिंग फाइन है? आपको आवाज आ रही है? एवरीथिंग फाइन? हाँ राजशेखर, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, कुछ भी आलतू फालतू मत लिखो, है ना? और सिलेबस टाइमली नहीं, बिफोर टाइम कंप्लीट होगा। कुछ भी मत लिखा करो आलतू फालतू। पॉलिटिक्स करने नहीं आए हो, पढ़ने के लिए आए हो। और तुम जो बोल रहे हो ना, मोर देन 60%, ओनली 2 स्टूडेंट्स मिल सकते हैं तुमको। आइए यहाँ ध्यान देते हैं, अपन को रेस डिस्कस कर रहे हैं। हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, 6, 7, 8, 9। बाकी मैंने सोल्यूशन दिया है, अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे बताना। रेस आपको मिला हुआ होगा, आपके अपलोडेड होगा आपको, और अगर नहीं मिला था तो आप व्हाट्सएप करते हैं हमको, ठीक है? 1, 4। अच्छा गुप्ता, बार बार मत लिखो ना, 1, 4 नंबर आपने बोला, प्लीज। आगे पढ़ा दूंगा मैं, हल्ला मत करो ज्यादा। बार बार तो यार तुम लोग मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब करते हो। कौन लड़का है कि आगे पढ़ाते हो? अभी मत डिस्कस करो, संभव
तुम लोग मैसेज करते रहोगे और पढ़ाई नहीं होगी, तुम लोगों के कारण ही पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जो चाहता है ना तेजी से पढ़ाएं, उसी के कारण डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो मैसेज करता रहता है। यहाँ देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा का ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम नहीं पढ़ाए अभी, बट हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक वीक बॉन्ड है, जो आगे पढ़ाएंगे, वीक बॉन्ड है ये। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ये बताया था, तो इसका आंसर ये होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो sp ओवरलैपिंग आएगा, s ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक जगह मैंने लिखा था कि d ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, उसमें d ऑर्बिटल में dxy, dyz, dzx ये नहीं बनाएंगे सिग्मा, और dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर ये सिग्मा बनाएंगे। जैसे जैसे ये देखो dz स्क्वायर ले लो आप, dz स्क्वायर, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर, ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर सकता है, और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो dz स्क्वायर यहां सिग्मा बना है। सिमिलरली dx स्क्वायर y स्क्वायर भी सिग्मा बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। थर्मली स्टेबल का मतलब होता है कि कौन सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटेगा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। मींस किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली साइज छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इनवर्स रिलेशन पे होता है। बट कभी कभी बहुत छोटा साइज होने पे लोन पेयर का रिपल्सन के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक भी हो जाता है। तो यहां पर क्या है ना कि जो सबसे बड़ा साइज का एटम है, तो अगर हम देखें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सबसे बड़ा साइज का एटम है टेलुरियम। इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो रिलेटिवली वीक बनेगा, क्योंकि काफी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होगा और सेल नंबर बड़ा इन्वॉल्व होगा। जैसे ऑक्सीजन सेकंड सेल इन्वॉल्व होगा, सल्फर में थर्ड, सेलेनियम में फोर्थ, सेकंड सेल होगा, थर्ड सेल होगा, सेलेनियम में फोर्थ, और टेलुरियम में फिफ्थ सेल इन्वॉल्व है। चूंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेल नंबर का इनवर्स रिलेशन है, सो आंसर क्या होगा? H2Te। एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 9 जरूर डिस्कस करना, तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ए देखिए, NH3BF3। NH3BF3 का जो स्ट्रक्चर है इसे बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। N 3 हाइड्रोजन आप इधर लगा दो, BF3 इधर लगा दो। NH3BF3 का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है तो P आंसर नहीं होगा, P आंसर नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है तो Q आंसर होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है तो R आंसर होगा। 3 लोन पेयर ऑन एनी एटम, तो फ्लोरीन पे जो लोन पेयर की संख्या आएगी वो 3 आएगी। फ्लोरीन पे लोन पेयर की संख्या 3 आएगी, सो S भी आंसर होगा। A हो गया। B देखिए, B कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड नहीं है, सो P नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है, Q होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, R होगा। 3 लोन पेयर S नहीं है, S भी नहीं होगा। C देखिए, NH4Cl।
NH4Cl को आप ब्रेक करेंगे, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा पहले तो NH4 प्लस Cl माइनस, NH4 प्लस और Cl माइनस। अब NH4 प्लस का स्ट्रक्चर देखिए, N H H H H, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, प्लस और Cl माइनस जो होगा 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से होता है और एक माइनस चार्ज के कारण 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें क्या आ गया, P आयनिक बॉन्ड, यस आयनिक बॉन्ड है तो P आंसर होगा। Q कोवैलेंट बॉन्ड, यस कोवैलेंट बॉन्ड है तो Q आंसर होगा। R कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, R आंसर होगा। 3 लोन पेयर ऑन एनी एटम, 4 लोन पेयर है क्लोरीन पे, सो S आंसर नहीं होगा, PQR होगा। C हो गया। D बनाते हैं, Ki3, Ki3 को ब्रेक कर देते हैं, K प्लस I3 माइनस, K प्लस I3 माइनस। अब देखिए I3 माइनस I होगा, सिंगल बॉन्ड I होगा, एक माइनस लगा दोगे तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर हम माइनस लगा देंगे तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए। ये I3 माइनस का स्ट्रक्चर, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होए सो P आंसर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड है तो Q आंसर होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो R आंसर होगा, और 3 लोन पेयर ऑन एनी वन एटम, तो आप देखो आयोडीन, पहला आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, तीनों पे 3 लोन पेयर है, सो S भी आंसर होगा। इसका आंसर PQRS है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैं नहीं चाहता डिस्कस करना, लेकिन फिर भी अगर आपको मन हो डिस्कस करना तो वो आप डाउट क्लास में या मुझे फोन करके मैसेज करके सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है, पूछ सकते हैं। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं आपको होमवर्क दे दूं। होमवर्क आपका है रेस 14, रेस 14 आपका होमवर्क है, और अब आगे पढ़ाता हूँ। यहां तक में कुछ कहना है और कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, यहां तक। चार अक्षत गुप्ता, 4 आप पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप कर। 9 का C, 9 का C स्ट्रक्चर तो बना दिया बेटा, इसमें क्या दिक्कत हो गया? वो वॉइस क्लियर नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम। हाँ, मल्टीपल है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड? देखो ओनली सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, सो ऑल द 4 आंसर नहीं होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड मतलब जो पाई बॉन्ड नहीं बनाए। तो चूंकि पीडी भी पाई बनाता है, डीडी भी पाई बनाता है, पीपी भी पाई बनाता है, तो आंसर सिर्फ ए होगा। ओनली सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है। सारे स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं बेटा, सब लिविस को हाइब्रिड से कंबाइन करके ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। हाँ, तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये कोई बोला क्या आपको? ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सो इसमें कोई बात है नहीं। जैसे आयोडीन तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, आयोडीन का ऑक्टेट पूरा है। अब ये I माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो I माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यही उपाय बचता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले इसके साथ। तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आयोडीन कैन फॉर्म 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड बना सकता है। हाँ हाँ हाँ, लक्षिता आप सही बोल रहे हो, केवल सिग्मा रहेगा, ओनली सिग्मा नहीं रहेगा, केवल सिग्मा रहेगा तो चारों आंसर होगा।
सो आई होप कि डिस्कशन हो गया। अब आगे पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ ही आप मतलब मैं आता हूँ ऑनलाइन और मूड को खराब कर देते हैं। हद है भाई, कैसा कैसा बच्चा है, पढ़ना नहीं चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है। गलत जगह आ गए। 22 साल, कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 18 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। मुझे पता है कैसे पढ़ाया जाता है। और आप उनको कह रहे हो सर ऐसे पढ़ाओ, ये गाइड करो, वो गाइड करो। 2000 से ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ाए हुए आईटी में पहुंचे हुए। सिर्फ आईटी की बात कर रहा हूँ, एनआईटी छोड़ दो। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। and orientation of hybrid orbitals. बेटा राजशेखर, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, और कुछ नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पढ़ा रहे कि किस किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन टाइप। यहां मैं लिख रहा हूं ओरिएंटेशन, और यहां मैं लिख रहा हूं बॉन्ड एंगल। जो पहला हाइब्रिडाइजेशन टाइप है वो है एसपी। अब एसपी में कैसे बनेगा? तो एस और पीएक्स से बन सकता है। एस और पीएक्स से बनेगा तो ओरिएंटेशन होगा इसका एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस है और ये एस है। सो एस और पीएक्स है, ये लीनियर होगा और एक्स एक्सिस में बनेगा। अब लीनियर है, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। सॉरी, गलत बटन दब गया। हाँ, हाँ, अब देखिए, पहला हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन अगर S प्लस पी वाई, अगर S प्लस पी वाई हाइब्रिड करेगा तो भी लीनियर होगा। और किस एक्सिस में होगा? तो बाई एक्सिस में होगा। अगर S प्लस पी जेड हाइब्रिड करेगा तो भी लीनियर होगा। और किस एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो सब में 180 डिग्री आएगा, सब में 180 डिग्री आएगा। सो पहला हाइब्रिडाइजेशन हो गया एसपी। देखिए, एक एस है और एक पी है, तो दो से मिला तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेगा, तो इसके कारण बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ रहा है। इसको फिगर को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पहले मैंने एस और पीएक्स का बनाया है, अभी मैं फिगर को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनाता हूं। वो ज्यादा सही है कि हम इसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बने। तो ये कंबाइन करके मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक बना, मान लो ये बना एसपी, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एसपी हाइब्रिडाइज्ड है। एक दूसरा एसपी हाइब्रिडाइज्ड बनेगा ऐसे,
ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और इसको लिखो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये बताना ज्यादा सही है, ये वाला फिगर बनाना ज्यादा सही है। यहाँ दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाह रहा है, इसके कारण बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। मुझे बताना sp टाइप समझ में आया नहीं आया। लीनियर से मतलब है एक लाइन में होगा, लीनियर से मतलब है एक एक्सिस में होगा, केवल एक्स एक्सिस में होगा। कुंदन कुमार बोल रहा है नहीं आया। सेकंड देखिए, एक और पॉइंट है, मेरी अभी क्लास है और अभी मैसेज करता है कोई बच्चा, मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आया, आपको कल करना चाहिए था, कल क्लास किए, पूरा दिन भर देखे, दोबारा देखे तो कल मैं बताता भी। अभी तो क्लास है और कई क्लास भी रहते हैं, फिर भी आप कल करते। दूसरा देखिए sp2, sp2 में तो आप एक s लेंगे और p का कोई भी दो ले लें, px ले लें, py ले लें, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो मॉलिक्यूल होगा प्लानर, मॉलिक्यूल होगा प्लानर। और किस प्लेन में होगा? इन xy प्लेन में होगा। तो एक s और दो p मिलाए हैं, एक s और दो p मिलाए हैं तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हैं, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हैं तो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हैं तो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक प्लेन में एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे होगा। तो देखिए, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, और ये ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, ये तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये किस में है? xy प्लेन में है। ये किस में है? xy प्लेन में है। अब बॉन्ड एंगल देख लीजिए, ये जो बॉन्ड एंगल आएगा ये आएगा 120 डिग्री आएगा बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल, कोई भी दो बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। सो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ध्यान से देखिएगा कि s और px और py था तो xy प्लेन में आया। अगर मेरा मन करे कि नहीं मैं s प्लस px या py पहले ले लो, s प्लस py प्लस pz ले ले, तो भी ये होगा प्लानर इन yz प्लेन। yz प्लेन में आएगा क्योंकि py और pz लिया है। उसी तरह से अगर हम लें s प्लस px प्लस pz तो भी प्लानर होगा इन xz प्लेन, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। सो ये सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा लिया। अगर xy लेंगे तो xy प्लेन में होगा, px और pz लेंगे तो xz प्लेन में होगा, py और pz लेंगे तो yz प्लेन में होगा। ये ध्यान देना होगा। तो सेकंड मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, सेकंड वाला। अरे यार, तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं, एक दो तीन, या एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं तो ये तभी रह सकते हैं जब 120 के एंगल पे है। तीनों में आपस में रिपल्सन हो रहा है तो ये तभी रह सकते हैं जब 120 के एंगल पे हो। और ये ऑर्बिटल है, तीन फोर्सेस की जगह क्या लिख दो? तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। डायग्रामेटिकली क्यों नहीं आया? ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जिस प्लेन में फिगर बना हुआ है वो एक्स वाई प्लेन में है। सो sp2 हो गया। तीसरा देखिए sp3,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये होगा s प्लस px प्लस py प्लस pz, ये टेट्राहेड्रल होगा और इसका बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। चार, देखो ऐसे सब अगर एक फोर्स है तो एक ही डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में होगा। अगर दो चीजों में रिपल्सन हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो 180 का बॉन्ड एंगल होगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर वाला sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर तीन चीजों में मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है तो वो तीनों 120 के एंगल पे होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर चार चीजों पे हो रहा है तो चार चीज मिल करके जो एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे होता है वो टेट्राहेड्रन में होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का मतलब हो गया कि ऑल द फेसेस एंड ऑल द एजेस रेगुलर टेट्राहेड्रन में सब सेम होंगे। टेट्राहेड्रन का फिगर में बनाता हूं, एक बार मैं चार पेन लेके आता हूं। टेट्राहेड्रन का मैं फिगर बना रहा हूं कि कैसे होता है टेट्राहेड्रन। तो तीन से नीचे आप ट्रायंगल बना लो, देखो ध्यान से देखो, तीन से हमने नीचे ट्रायंगल बना लिया और चौथा ऊपर लगा दिया ग्रीन वाला। टेट्राहेड्रन का ये फिगर है, ये टेट्राहेड्रन का फिगर है और सभी एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट है। मीन्स अगर CH4 में पिछली क्लास में बताया था कि CH4 टेट्राहेड्रन है, तो जहां मेरा हाथ, जहां चारों पेन मिल रहे हैं वहां पे, पिरामिड जैसा नहीं, पिरामिड अलग चीज हो गया, पिरामिड जैसा बोल सकते हो, पिरामिड नहीं, टेट्राहेड्रन बोलिए। पिरामिड जैसा बोल सकते हैं बट पिरामिड नहीं बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि जहां पे मेरे चार हाथ मिल रहे हैं, हाँ ट्रायंगुलर बेस है, वहां पर कार्बन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। सो टेट्राहेड्रन होता है अगर चार फोर्सेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं तो उनके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। सो देखो क्या है कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां हो गया, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां हो गया, चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां हो गया। ये टेट्राहेड्रन है और जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। सो sp3 में ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि sp3 में कौन कौन ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो एक s px py pz। चौथा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं dsp2। हाँ जी 3d है, और क्या 3d है। dsp2 बाद में देखेंगे क्योंकि वो पढ़ना नहीं है अभी हमें, तो बस उसके बारे में खाली जानना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। ऐसा करते हैं sp3d देखते हैं। sp3d में एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। डी में कंफ्यूजन होगा आपको कि डी में कौन सा होगा। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। तो डी में होगा dz2। ये 5 ऑर्बिटल है, ये पांचों ऑर्बिटल मिल करके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहिएगा सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं अभी समझाता हूं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। जैसे एक ट्रायंगल बन गया, पहले एक ट्रायंगल बनाओ, यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर एक है और इस ट्रायंगल के नीचे एक है। ऐसे समझिए कि एक ट्रायंगल इस प्लेन में बना हुआ है, एक ट्रायंगल, ऐसे समझिए। हाँ एक कॉपी लाता हूं,
एक प्लेन में एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में, इस प्लेन में, ये जो कॉपी दिखा रहा हूं मैं, इस कॉपी में एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक बॉन्ड इसके ऊपर है और एक बॉन्ड इसके नीचे है, ट्रायंगल के नीचे है, ऐसे। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है उस कॉपी में, जो मैंने कॉपी अभी बगल से दिखाया, और उसके एक ऊपर एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड नीचे है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसमें बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, और 180 आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे से 180 डिग्री है। इसमें 3 तरह के एंगल होंगे, 2 तरह के नहीं, 3 तरह के एंगल होंगे। सो sp3d हो गया। sp3d में एक और होता है और उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। 2 पॉसिबिलिटी है, जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है ये ज्यादा स्टेबल है, बट sp3d में एक पॉसिबिलिटी और है, 5वां, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। बट इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्यादा स्टेबल होगा। जब स्क्वायर पिरामिडल होगा तो कौन कौन होगा? एस होगा, पी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, और डी में होगा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल, तो पहले एक स्क्वायर बनाइए, पहले एक स्क्वायर बनाइए, इसके बाद इस स्क्वायर का पिरामिड बनाइए। तो पहले मैं स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का पिरामिड बनाइए। अब पिरामिड बनाते हैं, ये पिरामिड है, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। सो सारे बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री होंगे। थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा 3D में। जैसे ऐसे समझिए कि ये जो कॉपी है, ये जो कॉपी है, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ऐसे, बट आप इसको स्क्वायर मान लीजिए। इसको आप स्क्वायर मानिए और इसके ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। इसके ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? अमन ने बड़ा बढ़िया सवाल किया है, थैंक यू वेरी मच। ये कैसे पता चलेगा कि डी का कौन सा ऑर्बिटल है? पता चलेगा, आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बट यहां पर ऐसे देखिए, शेप से पता चलता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो अगर हम s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई ले लें तो ये एक्स वाई प्लेन में दे देगा, और पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर ले लें तो ये जेड एक्सिस में दे देगा। तो आप देखो ना, यहां पर ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन मान लो, और डी जेड स्क्वायर और पी जेड से जेड एक्सिस बन जाएगा। जी जेड स्क्वायर किधर होता है? जेड एक्सिस में होता है। तो इसीलिए मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पी जेड और डी जेड स्क्वायर लिया है। तो आपका जो शेप है, पहले शेप क्लियर कीजिए और सोचिए कि उस शेप में मोस्ट सुटेबल डी ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से डी ऑर्बिटल डिसाइड होगा। बाकी मैं अभी लिख दे रहा हूं, धीरे धीरे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल होगा। पहले आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता था, अब कुछ हद तक आता है, तो पढ़ना पड़ेगा ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। बट ये सवाल अच्छा है कि कैसे पता चलेगा कि डी का कौन सा ऑर्बिटल लेना है। तो पता चलता है, बट पहले आप ये जानो कि हाँ ये वाला डी ऑर्बिटल है, और उसके बाद देखो कि स्ट्रक्चर में वो सुटेबल हो रहा है या नहीं है, हो रहा है।
प्लीज आप प्रकाश कुमार क्या लिख रहे हो? सर सब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स एक एक फिर से पढ़ाइएगा, मतलब बात ही करना है या पढ़ना है? अब स्क्वायर पिरामिडल में हम देखते हैं। स्क्वायर पिरामिडल में ऊपर एक एक्सिस है, तो मान लीजिए कि उधर पीजेड गया, एक्सिस में पीजेड गया, और नीचे 4 ऑर्बिटल है, नीचे में ये 4 ऑर्बिटल गया, ये एक्स वाई प्लेन में है और ये भी एक्स वाई प्लेन में है। तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, और पीजेड ऊपर चला गया, तो ऊपर चल के एक बॉन्ड बना लिया और 4 एक्स वाई प्लेन में। तो पता लगता है बेटा कि कौन सा होगा? नहीं, 180 नहीं होगा इसमें। 180 कैसे हो? अच्छा हाँ, 180 भी हो सकता है, ये वाला आमने सामने वाले 180 भी होगा। एडजेसेंट बॉन्ड एंगल 180 नहीं होगा। चलो इसमें 180 भी होगा। चलिए 5वां हो गया। छठा देखिए, sp3d2। sp3d2 इसमें ऑक्टाहेड्रल आएगा। कौन कौन सा आएगा? तो s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस d x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना कि ये स्ट्रक्चर है, तो समझ में आ जाएगा कौन सा ऑर्बिटल इसमें आ रहा है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल इसमें आएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों बॉन्ड एंगल आएगा। पहले समझते हैं ऑक्टाहेड्रल क्या है। हाँ पीजेड ही है यार, वो तो गलत लिखा हुआ। पहले समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्या है। यहाँ पे एटम है, एक प्लेन में आप बना लो 4, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में, एक प्लेन में 4 बना लो, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में, तो 4 ऑर्बिटल यहां से हो गए, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। ये ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन है। आप देखो, 2 ऊपर नीचे आया है, तो ऊपर नीचे वाला आप मान लो पीजेड और डीजेड स्क्वायर, जेड एक्सिस में, और ये जो स्क्वायर बनाया हूं वो एक्स एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में मानो, तो ये तीनों आ गया एक्स वाई प्लेन में, और ये भी आ गया एक्स वाई प्लेन में। तो एक 3 हो गया, और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 4 हो गया, 4 ऑर्बिटल हो गया एक्स वाई प्लेन में, और पीजेड और डीजेड स्क्वायर हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। यस, ऑक्टाहेड्रल को आप स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हैं। प्रकाश कुमार, तुम्हारा सही कहना है। सो ऑक्टाहेड्रल को आप स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हैं। सो sp3d2 हो गया। अब देखो d2sp3, d2sp3 इसमें आएगा dx स्क्वायर बाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, s px py pz। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर sp3d2 बॉन्ड एंगल ऊपर लिख दिया है ना बेटा 90 डिग्री और 180 डिग्री, क्यों बार बार लिख रहे हो? यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। आप नहीं लिखो ना सुंदर राम, मैं आ जाता हूं वहां पे कि डिफरेंस क्या है। आप थोड़ा पेशेंस से वेट करोगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। d2sp3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा? किसी का अगर स्क्रीन विजुअल नहीं है तो पेशेंस रखिएगा ना, कि तुरंत मैसेज करने लगेगा और मुझे डिस्टर्ब करेगा। d2sp3 देखते हैं कि d2sp3 में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। ये देखिएगा जरा सा, आप हमसे ये पहले पूछेंगे कि सर sp3d2 और d2sp3 में क्या अंतर? अंतर है, एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो S 4s का है,
डी भी 4 पी भी 4p का है और डी भी 4d का है, तो लिखेंगे sp3d2। अब मान लो इसमें 3d का है, अब 4s है और 4p है, तो लिखेंगे d2sp3। d पहले लिखने का मतलब है कि जो d ऑर्बिटल है वो वैलेंस सेल के एक पहले वाले सेल का ऑर्बिटल है। अगर हम d पहले लिखते हैं तो इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल जो है वैलेंस सेल से एक पहले का है। देखो ना, वैलेंस सेल यहाँ पर 4s हो गया, यहाँ पर 4p हो गया, बट d कहां से आ रहा है? 3d से आ रहा है। तो अगर d हमने पहले लिख दिया, इसका मतलब है वैलेंस सेल से एक पहले पेनल्टीमेट सेल का d ऑर्बिटल है, और d अगर बाद में लिखा तो इसका मतलब है वैलेंस सेल का ही d ऑर्बिटल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑफ पेनल्टीमेट सेल। और ये किसका है? वैलेंस सेल। अभी तक सारा वैलेंस सेल का होता था, बट डी पहले लिख दिया तो ये जो डी है ये पेनल्टीमेट सेल का है। बाकी सब कुछ सेम होगा, ऑक्टाहेड्रन होगा, पहले जैसा ही होगा, ऑक्टाहेड्रन होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, सब कुछ सेम होगा D2sp3 में, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखो sp3d2, sp3d3, इसमें ऑर्बिटल होगा s, px, py, pz, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर एंड dxy होगा इसमें ऑर्बिटल। यहां भी समझिएगा कि d का ऑर्बिटल यही क्यों लिया, यहां भी समझिएगा। इसका शेप कैसा आएगा? तो इसका शेप आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक बार पेंटागोनल बना देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। एक पेंटागन बना दें, 1 2 3 4 5, यह एक पेंटागन है। ये पेंटागन बेटा एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। यह है इन एक्स वाई प्लेन। ये पेंटागन एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और 5 ऑर्बिटल है। तो एक्स वाई प्लेन में आपको 5 ऑर्बिटल मिलना चाहिए। तो देखो 3 ऑर्बिटल यहां मिला एक्स वाई प्लेन में, ये ऑर्बिटल यहां मिला एक्स वाई प्लेन में, और ये ऑर्बिटल यहां मिला एक्स वाई प्लेन में। तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में मिल गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ऑर्बिटल हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ऑर्बिटल हैं जेड एक्सिस में। तो ये देखो जेड एक्सिस में है और ये देखो जेड एक्सिस में है, 2 ऑर्बिटल मिल गया। सो ऐसे डिसाइड करते हैं कि डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। सुधाकर कुमार, डी में प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटा, देखते जाओ ना, सब समझ में आ जाएगा। एक बार फिगर घर पे भी तो पढ़ना होता है सुधाकर बेटा, घर पे भी पढ़ना होता है, घर पे एक बार समझने की कोशिश करना। डी में नहीं होगा प्रॉब्लम, सब समझ में आ जाएगा। दिक्कत होगा मुझे व्हाट्सएप करना। बॉन्ड एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल पेंटागन है 72 डिग्री होगा। देखो एक बार फिर से, अच्छा ठीक है, डी का प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूं, थोड़ा आप लोग मैसेज करना बंद करो। 72 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। डी का प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूं। देखो कोई मैसेज नहीं करेगा, आप ध्यान से देखो डी में मैं कैसे सेलेक्ट किया। एक मोमेंट के लिए आप भूल जाओ इसे। एक मोमेंट के लिए आप भूल जाओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं छिपा देता हूं उसे। देखो एक एस है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3,
तो सबसे पहले सोचते हैं कि sp3d3 में टोटल कितना है, 7 है। अब 7 ऑर्बिटल होंगे तो कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो मैंने बोला कि स्टेबल होंगे ये पेंटागोनल, ये याद रखने वाली चीज है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाकर। तो 7 है तो पेंटागोनल, पेंटागोनल में 5 हो गया, और बाई पिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहले समझो पेंटागोनल क्या हुआ। तो ये जो कॉपी दिखा रहा हूं, इस कॉपी के बेस में एक पेंटागन बना हुआ है, और उस पेंटागन से एक ऊपर है बॉन्ड, और एक बॉन्ड उस पेंटागन से नीचे है। तो पहले पेंटागन बनाए, पेंटागन से ऊपर एक बॉन्ड है और पेंटागन से नीचे एक बॉन्ड है। अब मान लो कि ये जो कॉपी है वो एक्स वाई प्लेन है, इसी में पेंटागन बना हुआ है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में पेंटागन बना हुआ है, मींस 5 एक्सिस आना चाहिए। तो जरा सा देख लो, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स वाई प्लेन में 5 आना चाहिए, 3 ही आया है एक्स वाई प्लेन में। पीजेड जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। अब सोचो डी का कौन सा ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में होगा, तो डी एक्स वाई होगा एक्स वाई प्लेन में, और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा एक्स वाई प्लेन में। तो 3 यहां आए और 2 यहां आ गए, 5 ऑर्बिटल हो गए एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में 5 ऑर्बिटल हो गए, 2 ऑर्बिटल अब जेड एक्सिस में चाहिए, तो पीजेड हो गया, और जेड एक्सिस में डी कौन होता है, डी जेड स्क्वायर हो गया। ये एक हो गया जेड एक्सिस में और एक दूसरा हो गया जेड एक्सिस में। मुझे बताना अब समझ में आया या नहीं आया कि डी कैसे डिसाइड करते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज लिखेगा नो। एक बच्चा लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने आ गया लिखा है। हो सकता है एक आध बच्चा को अभी भी क्लियर ना हुआ, पानी की तरह क्लियर, वेरी गुड। एक आध बच्चा को अभी भी क्लियर ना हुआ हो, वो एक बार फिर से लेक्चर नोट रिवाइज करेगा, और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप करेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। दोबारा चीजें जो लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट मार देता हूं। डी डिसाइड करने से पहले, और जिनको नहीं समझ में आता वो तो रट ले कि इस हाइब्रिडाइजेशन में डी का ये ऑर्बिटल होता है। डी डिसाइड करने से पहले आपको ये ज्योमेट्री ऐसा होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल या टेट्राहेड्रल, पहले ये समझना होगा। जिन बच्चों को ये समझा हुआ नहीं है उन्हीं को डी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर समझे। अब इसमें देखें कि कौन सा एंगल है जो 72 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 72 डिग्री का है, और ये इतना बड़ा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये 180 डिग्री का है। सो sp3d3 हो गया। एक और है d3s, एक और हाइब्रिडाइजेशन है 9। d3s हाइब्रिडाइजेशन, d3s में होता है dxy dyz dzx प्लस s। ये टेट्राहेड्रल होता है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और टेट्राहेड्रल आपको पता है। d3s जैसे sp3 भी टेट्राहेड्रल होता था, sp3 भी टेट्राहेड्रल होता था, तो p का x भी ले लेते थे, y भी ले लेते थे, z भी ले लेते थे। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो x y z तीनों ही एक्सिस में होता है, तो हम px py pz ले लेते थे। उसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं कि d का कौन सा ऑर्बिटल ले लें कि तीनों एक्सिस आ जाए x y z, तो सुटेबल होगा dxy dyz एंड dzx, ये तीनों ले लेंगे तो टेट्राहेड्रल आ जाएगा। सो d3s भी टेट्राहेड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन d3s एंड d2sp3 यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस मैं टाइप खाली नाम बता देता हूं कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि आगे जब आएगा तो आपको सुना सुना हुआ नाम लगेगा और अच्छा लगेगा। एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो होता है DSP2। एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो होता है DSP2। इसमें DSP2 में dx स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है,
प्लस एस होता है प्लस पी एक्स होता है प्लस पी वाई होता है। क्यों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया, समझ में आ जाएगा। इसका पहले शेप समझिए कैसा होता है। तो ये होता है स्क्वायर प्लानर, ये होता है स्क्वायर प्लानर। शेप इसका होता है स्क्वायर प्लानर, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। अभी भी बच्चा पूछ रहा है सर कैसे डी ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे। आप मेरी बात सुनिएगा तभी पता चलेगा। दिव्यांशु राज, पता नहीं आप क्या क्या मैसेज करते हो बेटा, अभी ध्यान से देखो, अभी इसमें देखो डी ऑर्बिटल कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। मुझे दोबारा बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा दोबारा। पीजेड और डीजेड स्क्वायर एक ही डायरेक्शन में होता है। पूछ रहा है अमन कि सर पीजेड और डीजेड स्क्वायर एक डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्शन में होता है बेटा, दोनों तो जेड डायरेक्शन में ही होता है। टेट्राहेड्रल में 180 नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में 180 नहीं होगा, सिर्फ 109 डिग्री 28 मिनट होगा। हाँ हाँ, ये एक सवाल है प्रकाश कुमार, बहुत ब्यूटीफुल सवाल पूछे हो बेटा कि टेट्राहेड्रल में डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है तो स्क्वायर क्यों बना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है, और इस सवाल का आपको आंसर मिलेगा जब ये हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल आएगा। ब्यूटीफुल सवाल है, लेकिन देखिएगा ये कह रहा है कि 4 हैं। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, फिर भी मुझे एक्सप्लेन करने दो कुछ। 4 है तो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, स्क्वायर प्लानर क्यों बनेगा, ये कह रहा है। अब देखिए बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल मिला, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल का। साइंटिस्ट को एक एग्जांपल मिला NiCN4 2-, और साइंटिस्ट ने देखा इसमें निकेल के पास 4 बॉन्ड है, और एक्सपेरिमेंटली शेप देखा तो देखा कि ये वाला टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लानर। तो जब साइंटिस्ट को टेट्राहेड्रल भी मिलने लगे और स्क्वायर प्लानर भी मिलने लगे, तो साइंटिस्ट ने देखा कि ज्यादा टेट्राहेड्रल मिलता है और स्क्वायर प्लानर काफी कम मिलता है जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। तो ज्यादा टेट्राहेड्रल मिलता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेट्राहेड्रल में तो आप जानते हैं कि उसकी एनर्जी सबसे कम है 4 में, तो वो बनेगा। बट कभी कभी स्क्वायर प्लानर मिलता है साइंटिस्ट को, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लानर किन किन ऑर्बिटल से बना। वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चूंकि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कुछ देखा, कुछ ऐसे ऑर्बिटल देखा, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें स्क्वायर प्लानर फेवरेबल होता है। तो जिस कंडीशन में स्क्वायर प्लानर फेवरेबल होता है, कहाँ पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। जिस कंडीशन में स्क्वायर प्लानर फेवरेबल होता है उस कंडीशन में डी का कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो पहले समझिए कि स्क्वायर प्लानर है, तो अगर स्क्वायर प्लानर है तो एक स्क्वायर बनेगा, तो आप एक स्क्वायर बना दीजिए। ये फिगर है स्क्वायर प्लानर का, ये फिगर है स्क्वायर प्लानर का, ये फिगर है स्क्वायर प्लानर का। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री भी होगा इसमें बॉन्ड एंगल। अब स्क्वायर प्लानर है तो केवल एक्स वाई प्लेन में, मान लो एक्स वाई प्लेन में है ये स्क्वायर प्लानर, तो एक्स वाई प्लेन में है तो डी को डिसाइड करते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में कैसे है। तो आपको पता है एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई लेंगे तो एक्स वाई प्लेन होगा। अब इसी प्लेन में डी का ऑर्बिटल, तो डी का एक ही ऑर्बिटल है जो इस प्लेन में आएगा, वो आएगा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। आप कह सकते हो कि सर डी एक्स वाई भी तो इसी प्लेन में आएगा, ठीक है, बट हमारा जो बॉन्ड एक्सिस है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो ऑर्बिटल एक्स वाई एक्सिस में ही होना चाहिए, एक्स वाई एक्सिस के बीच में नहीं होना चाहिए। सो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो ऑर्बिटल एक्स वाई एक्सिस में ही होगा। मुझे बताना ऊपर जो बच्चा था, यस यस मोहित दास ठीक बोल रहे हो तुम, नहीं ले सकते डी एक्स वाई। जैसे ये एक्स एक्सिस है, देखो ना फिगर देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो हमें उधर ही लेना होगा जिधर एक्स एक्सिस में लोब होता है और बाई एक्सिस में लोब होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो लोब होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है,
तो हमें उधर ही लेना है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेंगे। डी एक्स वाई में लोब ऐसा होता है, तो एक्सिस के बीच में होता है, यहाँ एक्सिस एक्स है, ये वाई है, तो बीच में नहीं लेना है हमें। एक्स वाई तब लेते हैं जब बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता, तब लेते हैं एक्स वाई। प्रकाश कुमार एक्सियल ऑर्बिटल लेंगे, यस एक्सियल ऑर्बिटल लेंगे, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। कुछ बच्चों को हो सकता है जिनको फिगर बिल्कुल नहीं समझ में आता है, 3D नहीं समझ में आता, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिक्कत कम होगा, आप बस पढ़ाई करते रहिए। 180 कहाँ होगा, एक पूछ रहा है यार, ये 180 होगा, देखो ना, ये 180 होगा। 90 कहाँ होगा, ये 90 डिग्री होगा, दूसरा 180। चलिए, यहां तक की बात तो आपकी हो गई। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अब थोड़ा ना एस कैरेक्टर निकालते हैं, एस कैरेक्टर निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टाइप। परसेंटेज एस, परसेंटेज पी, परसेंटेज डी, ये आप ही को निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा। एस पी है तो दो ऑर्बिटल में एक एस है और एक पी है, तो हम बोलेंगे एस 50% है और पी भी 50% है। मुझे बताना परसेंटेज एस कैरेक्टर समझ में आया, 50% है, एस पी, एक एस एक पी, तो दो में एस एक है, तो 1/2 इंटू 100, 50%, वेरी गुड। sp2 एस हो जाएगा 33%, पी हो जाएगा 67%। sp3 एस हो जाएगा 25%, पी हो जाएगा 75%। क्लियर हो रहा है ना बेटा, परसेंटेज क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? sp3d, पहले dsp2 ले लो। dsp2 दो दो चार, चार में एस एक, 25%, पी 50% और डी 25%। sp3d 3 और 2 5, 5 में एक, 20%, 60%, 20%। sp3d2 3 2 5 1 6, 6 में एक, 1/6 इंटू 100 कितना आएगा, 16 6 96, 16.6%। पी आ जाएगा 50% और ये आएगा 33, 16 दूनी 32, 33.4%। sp3d3 और d3s अब निकाल लेना यार, इसमें d3s में s आएगा 25%, p आएगा 0 और ये आएगा 75%। प्लीज इसका निकाल लेना आप। अब देखो इसका क्या है कि एज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, as percentage of S character increases, hybridized orbitals shortens and becomes bulkier, and becomes bulkier। एस कैरेक्टर जब होता है, बढ़ता है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटा होता जाता है और बल्कियर होता जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
मैं कह रहा हूं कि इसमें एक sp है, एक sp2 है और एक sp3 है। तो पहला ऊपर वाला पहला है, बीच वाला दूसरा है और नीचे वाला तीसरा है। तो बता सकते हैं sp कौन है? बल्कियर मतलब मोटा, मोटा। यस, तो ये इसमें ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मोटा होता जाएगा, स्फेरिकल होता है ना s, तो s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो मोटा होता जाएगा। हाँ, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं। s कैरेक्टर ज्यादा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मोटा होता जाएगा और p कैरेक्टर ज्यादा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पतला होता जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि एज परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर increases energy of hybridized orbital decreases। मैं कह रहा हूं कि s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब भी एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एज परसेंटेज ऑफ p और d कैरेक्टर increases energy of hybridized orbital increases। मीन्स s कैरेक्टर ज्यादा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। p और d कैरेक्टर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। यस, मोटापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, आशुतोष दास। उसी तरह से अगर मैं इस फंडा को मैं बताऊं और मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अगर मैं आपसे पूछूं sp sp2 और sp3 में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, तो sp वाला स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। sp वाला स्ट्रॉन्गर होगा, मोर बल्कियर मोर स्ट्रेंथ, मोर बल्कियर मोर स्ट्रेंथ। एक और पॉइंट है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई बॉन्ड लेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल और ये डायरेक्टली फर्दर प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। s कैरेक्टर s छोटा ऑर्बिटल होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, s कैरेक्टर होगा। तो आप देखो sp में बॉन्ड एंगल 180 है, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 है, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 है। आप देखो s कैरेक्टर घट रहा है, बॉन्ड एंगल घट रहा है। और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा ना कोई एटम, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन है, मान लो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैंने बताया होगा कि s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इवन दो एटम, सेम एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद बता सकते हैं कि सेम एटम में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। आगे एग्जांपल आएगा सबका। अब देखो हाउ टू डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग है हाउ टू डिसाइड hybridization of central atom
in a molecule. इवन सराउंडिंग एटम का भी ऐसे ही डिसाइड होगा. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ hybridization is decided by number of hybridized orbitals. HO लिख रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है, अस्टेरिक नंबर बोल सकते हैं. यस प्रकाश कुमार, इसे अस्टेरिक नंबर बोल सकते हैं, नो डाउट. हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं होगी प्रकाश कुमार. एक प्रकाश कुमार का एक आ रहा है कि सर नाइट्रोजन हो और कार्बन हो. कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नाइट्रोजन का ही होगा. एलिमेंट में नहीं चेंज होगा. पहले आप जानते हैं वो चेंज नहीं होगा, नाइट्रोजन का ही होगा. कार्बन में कंपेयर करना होगा और वो अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा तो अपन डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से. ये सारी बातें मैं बोलता हूं, फिर भी आप लिख लेते हैं. मैंने बोला था दो सेम एटम होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाले एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा. अदरवाइज जो आप पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद अदर एटम्स, वही ऑर्डर फॉलो होगा. अमन, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते रहता है तो एक ऑर्बिटल कैसे लें? एक्सचेंज होते रहता है बट उन्हीं से एक्सचेंज होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है. सो अपन को कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को. और अमन ये आप 10वीं बार पूछ रहे हो, हम 10 बार नेग्लेक्ट किए हैं, फिर 10 बार वही कॉपी पेस्ट करते रहते हो. इसका मतलब है बेटा अमन कि आपने जो हम पढ़ाए उस पर ध्यान नहीं दिए, आप 10वीं बार कॉपी पेस्ट की हुई है और मैं उसे नेग्लेक्ट किया हूं. लिखा है कि सर इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज होता रहता है तो एक ऑर्बिटल कैसे लें? अरे भाई एक्सचेंज किससे होता है? जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्हीं ऑर्बिटल में ना कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं. सो इररिलेवेंट था आपका क्वेश्चन, हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो कॉपी पेस्ट करके बार बार पूछता रहता है. ऐसा नहीं करना है बेटा. हम आपको सिखा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होगा? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है डी में एक ही हो तो वो पी के साथ एक्सचेंज करेगा, उसमें क्या है. और एक ही डी का एक ही ऑर्बिटल, ऐसा नहीं है कि वो डी के साथ एक्सचेंज करेगा. डी का एक ही ऑर्बिटल जो हम लेंगे, बोले देखो अमन, देखो अगर मान लो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर है, तो अगर ये dx² y² में ही ना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर आप एक्सचेंज करके भेज दोगे dz² में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना. तो मॉलिक्यूल बना और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसी में एक्सचेंज होगा, अगर एक्सचेंज होना है तो. आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो. अभी मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन इररिलेवेंट है, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, फिर भी तुम उसे फिर से टाइप करके फिर से भेज दिए. हम सिखा रहे हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो. हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकाल के. और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को जोड़कर निकालेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो आप देखो, पहले हम
मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल HO, इसकी संख्या पता है, तो इससे हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। अगर ये 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर ये 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, अगर ये 4 है तो हम अभी जितने भी मॉलिक्यूल पढ़ेंगे उसमें sp3 लिखेंगे। इस यहाँ पे 11th क्लास में जितने भी मॉलिक्यूल पढ़ेंगे सब में पर्नप प्रसून लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड निकलेगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना के। पर्नप प्रसून यार आगे एग्जाम्पल में आएगा ना यार, थोड़ा मत डिस्टर्ब करो ना दोस्त। लोन पेयर कैसे हम निकालेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन, 200 मॉलिक्यूल का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, 200 मॉलिक्यूल का कम से कम। नहीं हो सकता अमन, तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो हम उसकी बात क्या करें। ये हो सकता है हाइब्रिडाइज भी हो और बॉन्ड भी ना बनाए, बॉन्ड नहीं बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं। बॉन्ड अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में बात करेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं सोचे कि क्या क्या हो सकता है। अमन डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे तुमसे, मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, तुम यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। मुझे ना बंद करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। और अमन तुमको प्रॉब्लम है, अभी क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारे सारे क्वेरीज में ले लूंगा, कॉल कर लेना मुझे, व्हाट्सएप भी नहीं, तुम तो कॉल कर लेना। हाँ यहाँ देख, हम आपको पढ़ा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या निकालेंगे, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या होगी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाकर धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और काउंट करना सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। लेकिन 4 अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो 2 मैं और लिख रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं dsp2 और वो मैं लिख रहा हूं d3s। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि आप ये तो आपका 4 आएगा स्टेरिक नंबर, तो ये दोनों आंसर मत करना, आप सिर्फ sp3 आंसर करना। ये दोनों आंसर कब होगा वो इस चैप्टर में पढ़ाएंगे ही नहीं। कुछ ये दोनों आंसर तब होगा जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में आंसर नहीं होगा ये दोनों। जब 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d या dsp3। जब 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या d2sp3, और जब 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको ये दोनों आंसर नहीं करना है इस चैप्टर, नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके एग्जांपल आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में इसके एग्जांपल ही नहीं आएंगे। तो आपके पास कहीं भी मैंने 2 ऑप्शन नहीं दिया। जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या आप काउंट कीजिए, और हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा तो sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। मैंने पहले ही कह दिया कि इन दोनों को आपको नहीं बोलना है। अब मैं आगे की थ्योरी आगे बढ़ रहा हूं, और थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसी का नाम है वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, इसी का नाम है। वरुण मालवीय पूछ रहा है इन 4 कांट इट बी dsp2।
तो मैंने कहा आपको कि नहीं, अभी तो आप बॉन्डिंग में जितने मॉलिक्यूल पढ़ोगे इन 4 हमेशा आपको बोलना है sp3। dsp2 जहां होता है वो मॉलिक्यूल इस चैप्टर में नहीं आएंगे, वो अलग चैप्टर में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये मैं 6ठी बार बोल रहा हूं, फिर भी आप मैसेज करके लिख दिए। खैर, याद देखिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इस थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल is determined by number of electron pair bonded and non-bonded, दोनों लेना है। Shape of a molecule is determined by number of electron pairs bonded and non-bonded present in the valence shell of central atom। आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्पल कहां गया सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, बस इसके बाद आएगा, इस थ्योरी के बाद आएगा, इस थ्योरी के बाद आएगा। पहले मैं पॉइंट लिख लूं फिर समझाऊंगा। Pairs of electron in the valence shell repel each other they tend to occupy position in a space in such a way that distance between them is maximum and repulsion between them is minimum। तीसरा पॉइंट है कि लोन पेयर रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन is greater than lone pair bond pair repulsion single bond pair is greater than single bond pair repulsion। और फोर्थ बॉन्ड है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है रिपल्सन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। इसके बाद होता है लोन पेयर, और लोन पेयर और डबल बॉन्ड का बराबर या लोन पेयर का ज्यादा, ऐसा मान सकते हैं। लोन पेयर और डबल बॉन्ड का बराबर या लोन पेयर का थोड़ा ज्यादा, ऐसा मान सकते हैं, लगभग बराबर। और अगर ज्यादा बोलना चाहें तो लोन पेयर का ज्यादा। तो उसके बाद होता है लोन पेयर और डबल बॉन्ड का, और उसके बाद होता है
सिंगल बॉन्ड। ए मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। It's considered as a single super bond। एक बार देखते हैं, थोड़ा समझाने की बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। थोड़ा यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल की संख्या काउंट करके। तो सवाल उठता है हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल की संख्या कैसे काउंट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने अपन एग्जांपल ले रहे हैं NH3। NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है, NH3 का स्ट्रक्चर ये सारा वैलेंस VBT के अंदर ही आता है। यस, ये मॉडिफाइड मॉडल कह सकते हो, ये सारा VBT के अंदर ही आता है। तो NH3 है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 3 हो गया। और एक लोन पेयर है, 4 हो गया। 4 में मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बताऊं लेने के लिए, तो 4 में मैं हाइब्रिडाइजेशन बताया हूं sp3। जैसे आप H2O, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, सेंट्रल एटम का। वाटर अगर आप ले लेंगे तो वाटर में 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। CH4 ले लेंगे आप, तो CH4 का ये स्ट्रक्चर है, 4 सिग्मा हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। BF3 आप ले लो, BF3 में 3 सिग्मा है, बस लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। आई होप पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करना आया और काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना आया। हाँ, आपने लिखा यस। अभी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, क्योंकि आप, हाँ, एक बच्चा देखो मैसेज कर रहा है, वाटर का स्ट्रक्चर बेंट होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बेंट होता है। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, स्ट्रक्चर, वाटर का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है वो टेट्राहेड्रल ही होता है। बट वाटर का सिर्फ ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पूछेगा तो उसे बोलेंगे वी शेप या बेंट। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी मत पूछो। 10 बार मैसेज टाइप कर दिया है। अभी अपन यहाँ पे ध्यान देते कि ऊपर हमने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल से हम कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दे दिया। प्रकाश कुमार, डाटा देखना पड़ेगा अगर आप ऐसा कह रहे हो तो। आपका जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना उससे एकदम अलग है। मुझे नहीं लगता है कि 3.17 से ज्यादा आएगा। नाइट्रोजन का 3.03 होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। देखना पड़ेगा डाटा। NH3 का गलत है क्या, NH3 का क्या गलत है बेटा, केशव कुमार? सबका एग्जाम्पल दूंगा, सबका, अरविंद सबका एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं जस्ट समझाया था कि कैसे निकालते है ना, सबका एग्जाम्पल दूंगा। और एक दो नहीं, मैं बोल रहा हूँ 200 एग्जाम्पल दूंगा। मुझे आगे बढ़ने दो थोड़ा सा, तब एग्जाम्पल आएगा। इसमें आएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल दूं तो शेप भी आए।
एक बच्चा कह रहा है सर लोन पेयर फ्लोरीन का काउंट क्यों नहीं किया? हम सिर्फ सेंट्रल एटम का काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम का, जिस हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं। तो यहाँ ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है। किसका है? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम बोरॉन में काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में जो काउंट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो सिर्फ सेंट्रल एटम का काउंट करते हैं। देखिए एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है ऑफ सेंट्रल एटम, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसी का निकालते हैं। अब मैं आपको वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल is determined by number of electron pairs present in the valence shell of central atom। पहला पॉइंट कि किसी मॉलिक्यूल का शेप इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हो गया बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर हुआ नॉन बॉन्डेड पेयर। तो अब जरा सा नीचे देखिए, हम NH3 है, NH3 में सेंट्रल एटम N है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ये डिसाइड करता है कि शेप क्या होगा। किसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर? सेंट्रल एटम का। कि सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। बॉन्ड पेयर को बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर को बोलेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप, ऐसा क्या है ना, वेस्पर थ्योरी पढ़ाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों डिस्कस होगा। जैसे वो लड़का कह रहा था ना कि सर वो लड़का कह रहा था कि सर हाई वाटर मॉलिक्यूल तो बेंट होता है। तो ये चीजें वेस्पर के बाद निकल के आएगी। Shape of a molecule is determined by number of electron pairs, bonded and non-bonded, present in the valence shell of central atom। सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? इलेक्ट्रॉन पेयर का मेरा मतलब यहाँ पे है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम में देखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम का होता है। दूसरा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है किसमें? वैलेंस सेल में। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके बीच रिपल्सन कम हो और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। They tend to occupy position in a space in such a way that distance between them is maximum and repulsion between them is minimum। जो समझाया वही लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। पहला पॉइंट, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ताकि कम से कम रिपल्सन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्सन से। इसे दिमाग में सेट रखेंगे कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्सन से, और सिंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन जो है सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है। तो ये एक पॉइंट याद रखने वाली बात है कि किसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसका रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर से भी, और लोन पेयर का ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से। या कभी इन द सम सेंस बोल सकते हैं कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड का रिपल्सन लगभग सेम होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल पे वो चूंकि एनर्जी का डेटा अलग अलग आता है, तो किसी मॉलिक्यूल में लगता है लोन पेयर का ज्यादा है और किसी मॉलिक्यूल में लगता है लोन पेयर डबल बॉन्ड लगभग बराबर एनर्जी से बराबर रिपल्सन है। और सबसे वीक अगर होगा इन चारों में, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, तो सबसे वीक होगा सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन। अब मैं कहता हूं कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस सेल में, उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है उसे एक ही बॉन्ड मानना है। जैसे H2SO4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है।
अब यहां सल्फर को देखिए कि सल्फर में कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो हम यहाँ 4 बॉन्ड पेयर मानेंगे, 6 नहीं मानेंगे। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड को इस थ्योरी से एक बॉन्ड पेयर मानना है, या केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसी से डिसाइड करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को 2 अलग बॉन्ड मत मानना, दो बॉन्ड मान लोगे तो टोटल 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो जाएगा, और 6 बॉन्ड हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। बट यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड से केवल सिग्मा बॉन्ड लेना है, आप ऐसे समझिए। इस लाइन का मतलब ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल सुपर बॉन्ड, या इस लाइन को ऐसे समझना है कि पाई बॉन्ड को नेग्लेक्ट करना है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना है। दैट इज कंसिडर ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को नहीं लेना है। कि रिपल्सन जो कंसिडर करेंगे वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 4 सिग्मा हो गया, 0 लोन पेयर हो गया, 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया और टेट्राहेड्रल हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट पढ़ाए वेस्पर के। अब मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, है ना। मुझे सबसे पहले तो जब मैं क्लास लेने आता हूँ तो कोई किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया था, तो मुझे वो बच्चा मुझे बताया कि क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे लिख के बताए अभी कि क्या प्रॉब्लम है। क्लास के पहले मत लिखो, क्लास के बाद लिखो, मूड ही चेंज हो जाता है क्लास पढ़ने में। कुछ लिखना है, कुछ बोलना है मुझे, तो मुझे बताओ और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, अभी लिखिए। अमन तुम कॉल कर लो ना, तुम्हारा तो डाउट क्या लिखे वो भी नहीं समझ में आ रहा। हाइब्रिडाइजेशन हम सराउंडिंग का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे और कुछ नहीं लिखे तो सिर्फ सेंट्रल एटम का निकालते हैं। हाँ, अब आप लीव कर सकते हैं। होमवर्क में दे चुका हूं, क्लास में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है होमवर्क, रेस 14 है होमवर्क। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चर पहले जानते हैं। मैं शुरू की क्लास में बोला था कि स्ट्रक्चर जानना होता है बेटा अल्टीमेटली। तो कुछ बेचारे सब कुछ रटेंगे ही, कितना ही रटेंगे, अरे प्रैक्टिस करोगे सब सेट हो जाएगा। ओके, सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप पे। नहीं, आयनिक कंपाउंड में नहीं निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, वेस्पर के अंदर ही आता है फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। क्या अब भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम मैसेज किया था किसी बच्चे ने, अब कुछ लिख ही नहीं रहा है। क्लास स्टार्ट में अगर आप लिखोगे कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो मेरा मूड ही खराब हो जाएगा ना पढ़ाने में। वेरी गुड। हाँ, राजशेखर लिखा है, राजशेखर। तो बेटा आप मुझे ना आज आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर लो, मैं आपसे बात कर लूंगा पूरा अच्छे से। राजशेखर, एंगल आगे पढ़ाएंगे समर्थ। राजशेखर आप मुझे कॉल कर लो, मैसेज करो ना, एक व्हाट्सएप करो ना, मैं कॉल करूंगा। प्रॉब्लम क्या है मैं देखूंगा। बेटा राजशेखर आप मुझे एक व्हाट्सएप कर लेना, मैं बात करूंगा आपसे। कह रहा आप गुस्सा आ जाते। मैं बाकी रिपीटर में पढ़ाता हूँ बेटा, 11th का यही बैच है मेरे पास, रिपीटर के 10-12 होंगे।
एक बार प्लीज ये देखना, आपको जो मैं फाइल भेजा हूं वो सही फाइल भेजा हूं या गलत फाइल चला गया है, एक बार चेक करना। एक बार प्लीज चेक करना आपको जो फाइल भेजा हूं वो सही है या गलत है। कोई बताओ ना यार, एक बार आप चेक करके बताना आपको जो मैं फाइल भेजा हूं वो सही भेजा हूं या गलत भेजा हूं। कोई नहीं बोलेगा, एक मैसेज करो यार, कोई एक मैसेज करो कि आपको जो मैं फाइल भेजा हूं वो सही भेजा हूं गलत भेजा हूं। थोड़ा मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया नंबर का इसलिए। हाँ वेरी गुड, थैंक यू हिमाक्षी, इट्स करेक्ट, इट इज करेक्ट, वेरी गुड। So bye everyone, thank you very much.